अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज मुल्क के लिए एक अहम दिन था। 10 साला जमहूरी दौर के बाद एक नए दौर में जा रहे हैं जहां एक नई वफाकी निगरान काबीना ने हल्फ उठाया। यकीनन ये बहुत मुख्तसर और काबिल लोगों पर मुश्तमिल काबीना है, पर अवाम की तवज्जो इस खबर पर है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये है रेहाम खान की आने वाली किताब। रेहाम खान इमरान खान के बारे में किताब लिखेंगी। ये खबरें तो 2 साल पहले दोनों की तलाक के बाद से गर्म थीं, लेकिन अब इसके इक़्तिबासात को लेकर एक नई बहस का आगाज हो चुका है। किताब पर बहस का आगाज उस वक्त शुरू हुआ जब मारूफ अदाकार और PTI के रहनुमा हमजा अली अब्बासी ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि बदकिस्मती से रेहाम खान की किताब के हवाले से उनकी लिखी हुई एक तहरीर पढ़ने का तजर्बा हुआ, जिसका खुलासा ये है कि किताब में इमरान खान को शैतान करार दिया गया है, जबकि रेहाम खान ने खुद को तहज्जुद गुजार खातून और शहबाज शरीफ को हैरत अंगेज और बेहतरीन शख्सियत के मालिक करार दिया। इन इंकशाफात के बाद हमजा अली अब्बासी और रेहाम खान में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई, जिसने मीडिया को भी लपेट में ले लिया। हमजा अली अब्बासी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रेहाम खान और अपने दरमियान और रेहाम और नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के दरमियान ईमेल्स के मुबैना तबादले के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। किताब के कुछ सफ़ात मंजर आम पर आ चुके हैं। किताब के पब्लिक होने वाले इक़्तिबासात में रेहाम खान इमरान खान के बेटों और बहन के बारे में भी बात करती हैं, और ये भी कि साबिक ISI चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इमरान खान को पागल करार दिया, क्योंकि इमरान खान ने उनसे पूछा कि क्या रेहाम ISI की जासूस है और क्या रेहाम का ISI के किसी मेजर से अफेयर है। मुबैना तौर पर रेहाम ने किताब में गोल्ड स्मिथ फैमिली की भी बात की। रेहाम अपनी किताब में कहती हैं कि अमेरिका के साथ गोल्ड स्मिथ फैमिली के सियासी रवाबत की वजह से उनकी इमरान खान पर भी गिरफ्त है। हमजा अली अब्बासी के इल्जामात पर रेहाम खान ने उनको अदालती नोटिस भी भेज दिया है। नोटिस में लिखा है कि हमजा अली अब्बासी ने इल्जाम लगाया कि रेहाम खान ने नून लीग के शहबाज शरीफ से 1 लाख पाउंड वसूल किए हैं, और ये कि रेहाम खान साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के साथ राब्ते में थी, जिसे साबित करने के लिए हमजा अली अब्बासी ने मुबैना तौर पर हैक शुदा ईमेल्स पेश की। पर नोटिस सिर्फ रेहाम ने नहीं भेजा। बरतानिया में इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रेहाम खान के साबिक शौहर एजाज रहमान और PTI रहनुमा अनीला ख्वाजा ने भी रेहाम खान को कानूनी नोटिस भिजवाया। इन सब ने अपने नोटिस में किताब के मतन को गुमराहकुन, लव, झूठ, तबाहकुन, तौहीन आमेज और गलत करार दिया है। मुबैना तौर पर रेहाम ने अपनी किताब में इन शख्सियात के निजी जिंदगी के बारे में तहरीर किया है। इस किताब ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को इलेक्शन से 2 माह कबल एक नए तनाज़े में उलझा दिया है। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर इसका नोटिस ले और इस किताब को बैन करना चाहिए, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को नोटिस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, ये मामला जो है अब इसने कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली है। हमारे साथ हैं इस वक्त लंदन से बराह रास्त बैरिस्टर राशिद असलम साहब। आप माहिर कानून हैं बरतानवी अमूर के ऊपर। राशिद साहब, ये बताइए कि ये जो लेटर भेजा गया है सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, एजाज रहमान, वसीम अकरम और अनीला ख्वाजा की तरफ से रेहाम खान साहिबा को डेफेमेशन के हवाले से प्री एक्शन डेफेमेशन प्रोटोकॉल लेटर, इसका क्या वेट होगा एक UK की कोर्ट के अंदर, बरतानवी कोर्ट के अंदर? चूंकि अगर आप इसके पेज नंबर 2 पे जाते हैं तो ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जो जुरिस्डिक्शन है वो बरतानिया, इंग्लैंड और वेल्स में नहीं है, मगर सिर्फ पाकिस्तान में है। तो क्या इस लेटर का कहने का मतलब यह है कि अगर आप डेफेमेशन केस करेंगे तो उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ पाकिस्तान में है, बरतानिया में है ही नहीं? तो फिर इस लेटर का क्या, आप इसको कैसे देखते हैं इस लेटर को? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो लेटर है इसकी मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कानूनी हैसियत नहीं है, बिकॉज ये उस एक्शन के बारे में है जो अभी हुआ नहीं। जो डेफेमेशन एक्ट 2003 है उसके मुताबिक कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से आप डिफेम हुए हो और वो इन राइटिंग कोई भी ऐसा चीज जो लाइबल के जुमरे में आता हो, इस पूरी सिलसिले में वो बुक अभी तक छपी नहीं है। वो पब्लिशर के पास है, जहां से मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हुआ वो इन लोगों तक पहुंचा जिनकी तरफ से नोटिस इशू किया गया। तो ये सारी बातें हवा में है। अभी मैं नहीं समझता कि कोई भी कोर्ट इसको टेक ऑन करके इस पे कोई फैसला देगी इस सूरत हाल में, जब अभी तक कोई भी बुक सामने नहीं आई। ये एक थ्रेट हो सकती है जो कि दी गई है मोहतरमा रेहाम खान साहिबा को कि आप बुक पब्लिश करने से बाज रहें। इसके अलावा इसका कोई कानूनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड या बैकिंग नहीं है इस वक्त ताहाल।
जहां तक जुरिस्डिक्शन का सवाल है आपका, उसमें बहुत सारे लोगों के जैसे पेज नंबर 2 पे नाम दिए गए हैं जी। जो पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं। तो यहाँ यूके की कोर्ट्स में केस करने के लिए आपका यूके का डोमिसाइल्ड होना बहुत जरूरी है, आपका रेजिडेंट होना जरूरी है, आपके एक्टिव कनेक्शंस यहाँ पे होने जरूरी हैं। तो इस पूरे केस में जो 4 लोगों की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है, जहां तक मेरी मालूमात है उसमें वसीम अकरम साहब यूके में के डोमिसाइल नहीं है, यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है। उसके अलावा मुहतरमा अनिला ख्वाजा, वो 10 साल पहले 2005 में या जो भी उन्होंने ईयर दिया है उसमें यहाँ से मूव हो चुकी हैं, तो उनके भी एक्टिव कनेक्शंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यूके की कोर्ट्स इस जो पूरे इशू है इसको बहुत ज्यादा। बुखारी तो रेजिडेंट है ना जी, अगर एक शख्स रेजिडेंट है तो उसकी बेस पे आप केस को प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनके वुकला ने या उनके क्लाइंट्स ने ये बहुत बड़ी गलती की है। एक तो कबल वक्त, जैसा मैंने बताया कि ये खत लिखा गया है, दूसरी बात कि इसको खत को लीक किया गया है। जहां पे भी ये कोर्ट्स होती हैं डेफेमेशन के हवाले से, वो ये देखती हैं कि ये खत या ऐसी कोई बात लीक तो नहीं की गई। मींस के जो लोग जिनके बारे में ये बातें लिखी गई थी उन्होंने अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी मीडिया पे, पाकिस्तानी अखबारात में हर जगह पे पेश कर दिया है। तो कल को अगर ये लोग कोर्ट में भी जाते हैं तो इनको काफी सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है। बाकी वो क्यों मुश्किलात का सामना क्यों हो सकता है? उसमें बेसिकली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी दे दिया है। जो बात होनी थी वो डेफेमेशन से पहले ही वो लोग मीडिया पे अपने आप को बयान करने में कामयाब रहे हैं, तो वो उस हद तक पावरफुल या उस हद तक फाल बात नहीं हो सकती किताब आने के बाद भी। तो इस हवाले से यहाँ की कोर्ट्स काफी सख्त हैं। बाकी यहाँ पे एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड है कि आप अगर किसी केस के लिए डेफेमेशन के हवाले से कोर्ट में जा रहे हैं तो उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, दूसरा आप कितना सीरियसली हार्म हुए हैं उस पब्लिश्ड मटेरियल की वजह से। तो इसमें तो कोई पब्लिश मटेरियल नहीं है, दूसरा हार्म का सवाल पैदा नहीं होता। ये जो बात उठाई गई है ज्यादातर तो उन लोगों की तरफ से उठाई गई है जिनके बारे में बुक आ रही है। तो अभी इस सवाल को करना या इस डेफेमेशन केस को करना, मैं ये समझता हूं कि बहुत मुश्किल है। आगे इनको काफी सारी मुश्किलात हो सकती हैं। एक थ्रेट के तौर पे लिया जा सकता है, कानूनी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग लेटर इस वक्त हाल अभी तक नहीं है। मगर ये बताइए कि क्या ये मुनासिब होगा या क्या ये मुमकिन है कि इस लेटर के बाद रेहाम खान साहिबा जो है उनको रोक लिया जाए और उनकी बुक जो है वो पब्लिश ना हो पाए? जी, उसमें बेसिकली ये जो जिन लोगों ने लेटर लिखा है उनको कोर्ट में, यूके की कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनको इंजंक्शन सीक करना पड़ेगा इस बुनियाद पे कि जी इसकी वजह से हमारी इज्जत पे हर्फ आ सकता है, हम फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो सकते हैं या हमारी रिप्यूट जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मेरा जो तजर्बा यहाँ का कहता है कि बहुत मुश्किल होगा इस पूरी सूरत हाल में इंजंक्शन को सीक करना यूके कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी पेश कर दिया है। और पहला जो लीक हुआ कि खत वो भी इनकी तरफ से हुआ है जो इस केस में मदई हैं या इस केस को आगे जाके कोर्ट्स में लेके जाएंगे। तो अगर ये इंजंक्शन के लिए जाते हैं तो इस पूरी स्टेज में बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आगे बैरिस्टर साहब एक बात और बताएं कि अगर रेहाम खान साहिबा अब किताब निकालती हैं, पब्लिश करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पार्ट्स जिनके ऊपर इनको इतराजात थे वो निकाल देंगी और फिर बुक एज इट इज पब्लिश कर देंगी? ये हो सकता है, अगर इस किस्म की उनके वुकला उनको मशवरा दें तो वो निकाल सकती हैं और इसके बाद वो इस पे केस भी कर सकती है। इसमें एक और भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर बाय चांस लोगों को जिन लोगों ने केस किया है उनको इंजंक्शन मिल जाता है और उसके बाद मोहतरमा रेहाम खान साहिबा ये कहती हैं कि जी ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें ये पार्ट्स नहीं थे, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो उल्टा इन पे भी केस कर सकती हैं जो 4 लोग इस केस को प्रोसीड इस वक्त कर रहे हैं। या अभी इस वक्त मैन्युस्क्रिप्ट से, जैसा आपका सवाल है कि उन हिस्सों को खत्म करके डिलीट करके ये अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए भेज सकती हैं। मगर जो पार्ट्स हमने जैसे पढ़े हैं या जैसे लीक हुए हैं, अगर वो वैसे ही शाया हो जाते हैं, पब्लिश हो जाते हैं और रेहाम खान साहिबा अपने बुक को भी पब्लिश कर देती हैं, तब डेफेमेशन का केस बनता है कि तब भी आप समझते हैं बड़ा मुश्किल होगा डेफेमेशन प्रूव करना इन यूके कोर्ट? डेफेमेशन का केस बिल्कुल बनता है, लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलात इसलिए होंगी कि वो लोग अपना मौक़िफ़ पहले ही दे चुके हैं और उसमें जिस हद तक उन्होंने डिफेम होना था
वो खुद ब खुद अपना वो मौकफ बयान कर चुके हैं, और कोर्ट्स इसको बहुत ज्यादा सीरियसली इस वजह से नहीं लेंगी कि जिस हद तक डिफेम होना चाहिए था उस हद तक वो नहीं हुए, जिस हद तक फाइनेंशियल हार्म होना चाहिए था उस हद तक नहीं हुए। उसके अलावा अगर ये केस होता है तो उसमें 2-3 चीजें और भी मद्देनजर रखी जाती हैं जिसमें डिफेंस लिया जा सकता है कि आया ऐसी कोई बात जो पब्लिक इंटरेस्ट में थी, या आया कि इस किस्म की सिचुएशन जिसमें ऑनेस्टली उन्होंने वो जो वाकयात हैं वो बयान किए हैं। तो ये 3-4 चीजों को मद्देनजर रख के कोर्ट फैसला करेगी। ये काफी लंबी प्रोसीडिंग्स होंगी और ये बहुत जल्दी तय होने वाली प्रोसीडिंग्स नहीं है, छोटी छोटी चीज को मद्देनजर रखा जाता है यहाँ पे। बैरिस्टर राशिद असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आप लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से ही अपना केस खराब कर दिया है। ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करके, और एक डेफेमेशन केस जो है वो खुद ही अपने हाथों से ही बिगाड़ दिया है। फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इधर हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, खवातीन की हकूक़ के लिए काम करती हैं, और एक साइबर इश्यूज़ को लेके भी वो काफ़ी लिखती हैं इन इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले उज़मा साहिबा मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपका नाम है इस किताब के अंदर, आपको हतमी तौर पे ये बात मालूम है? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कह रही है कि ये प्री पोल रिगिंग है? जी मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। मेरी रात को ही हमजा अब्बासी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि आपका नाम भी है इसमें, और मैंने उसके बाद फिर बाबर अवान साहब से बात की है और उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप वो जो पोर्शंस जो आपके मुतालिक हैं वो आप मुझे पहुंचा दें, और मैं बिल्कुल जिस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शन है मैं FIR दर्ज करवाऊंगा आपके बिहाफ पे, जिस तरह आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है। तो आप देखेंगे कि किस तरह इनको रेहाम जो है खान बड़ी अपनी तरफ से, जिस औरत को अपनी इज्जत का ख्याल ना हो उसको दूसरों की इज्जत का क्या ख्याल होगा। ये बताइए, FIR जो आप दर्ज कराएंगी, FIR जो दर्ज कराएंगी वो क्या किस पे दर्ज कराएंगी FIR? मतलब उन्होंने क्या रेहाम खान पे नहीं, मगर FIR दर्ज किस मतलब कौन से लॉ को लेके करेंगी? डेफेमेशन के लॉ को लेके करेंगी आप? डेफेमेशन का भी लॉ होगा, और वो एग्जैक्ट पोर्शन जो मेरे मुतालिक है उसको भी लेके। आपको पता है मुल्तान में आज स्टे ऑर्डर आ गया है इस किताब पे, और उसकी पब्लिशिंग जो है उस पर ममानियत लग गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ उज़मा साहिबा, मसला ये है कि वो किताब अभी तक आई नहीं है, ये मसला है। चले हमारे साथ ही रहिए। ये जो प्री पोल रिगिंग का मामला है, किताब की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आ गई है और वो बहुत सारे लोगों ने वो पढ़ी भी है, और इसीलिए जो डेफेमेशन का केस है, मुझे बैरिस्टर साहब तो लग रहे थे शायद रेहाम खान के लॉयर हैं, डेफेमेशन का केस हो गया है, वो जुल्फी बुखारी वहां पे बैठे हुए हैं और वो आखिरी हद तक इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, डेफेमेशन का केस अभी तक उज़मा साहिबा नहीं हुआ, सिर्फ एक खत गया है। मैं सिर्फ ये आपको करेक्ट कर दूं, सिद्दीकुल फारूक साहब, जी वो एक पहला नोटिस ये हकायक है, कुछ हमें हकायक के ऊपर ही बात करनी चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि प्री पोल रिगिंग जो है आपने पूरे तरीके से कर ली है। ये किताब आई है, इसकी टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है, और यकीनन सबको इस बात पे शक है कि टाइमिंग जो है 2 महीने पहले इलेक्शन से हुई है। तो इसके अंदर नून लीग का हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े रमज़ान शरीफ है, हाँ। और हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ मुस्लिम में पैदा हुआ, मुख्तलिफ शोबों में रहा, सारा कुछ देखा, तो कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने इमैच्योर लोग नहीं देखे कि एक चीज़ जो बाज़ाब्ता छपी ही नहीं, ये मैन्युस्क्रिप्ट या मुसव्विदा जो जिसे कहते हैं, वो क्या चीज़ है? एक ही नहीं का आदमी दावा कर रहा है कि ये मुसव्विदा है। मुसव्विदा क्या चीज़ होती है? हतमी चीज़ तो होती है किताब जब छप कर मार्केट में आ जाए। मार्केट में तो कुछ चीज़ ही नहीं है। इंडिया से वो छपने, जो बात मैंने सुनी है नहीं, मगर देखिए ना, जो चीजें लीक भी हुई हैं, मैं कह रहा हूं कि लीक होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज अभी छप के जिसका क्रेडिट ऑथर ले कि हाँ ये मेरी किताब है, और मार्केट में आए उसके नाम से, पब्लिशर के नाम से,
तब जाके आप अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो एक इल्जाम आया है हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर कि आपके कहने से हुसैन हक्कानी साहब रेहाम खान साहिबा से मिले और उन्होंने उनकी मदद की ये किताब लिखने में, और अब शायद वो उनकी ये भी मदद कर रहे हैं कि ये इंडिया में पब्लिश हो जाए। पहली बात तो ये है कि हुसैन हक्कानी साहब से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, पार्टी और पार्टी लीडरशिप के। अच्छा। एक वक्त था कभी उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, मियां आपकी साहब पार्टी के के वो तो एडवाइजर थे ना, आपकी थे, पार्टी के अंदर खत्म थे, हो गए, ठीक। फिर वो एम्बेसडर थे श्रीलंका में, वहां से फिर वो बांग्लादेश वगैरह अच्छा, वो चलो, छोड़े वो उसको। छोड़े, हाँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ाम है जी PMLN पर, जी, रेहाम खान जब यहाँ आई है पाकिस्तान, तो जिन 3 आदमियों के सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू किए, उनमें चूंकि मैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरी इत्तला था, उनमें एक मैं था। अच्छा, मेरा भी इंटरव्यू किया। इसी आज में वो एंकरिंग करती रही हैं। नहीं, मगर मुझे ये मैं जो बात बताइए कर रहा कि हूं- इलेक्शन से 2 महीने पहले टाइमिंग ऑफ द बुक, ये इस पे मुझे टाइमिंग जवाब दें। अभी तो आई नहीं है, और टाइमिंग ऑफ द बुक जो है वो ऑथर और पब्लिशर तय करते हैं। अच्छा, चले, हमारा यासिर काम साहब- नहीं है। यासिर साहब, और सुने हाँ। और हमने इमरान खान साहब को कहा था कि वो इसके साथ शादी करें, हमने कहा था आप तलाक दें, ये हमारा इसमें क्या दखल है भाई? अच्छा, चले, एक जर्नलिस्ट है, ओके, fair वो enough। इधर भी गई, ठीक है, वहां भी गई, ठीक है, इमरान fair खान के enough। भी इंटरव्यू किए, और इमरान खान से इंटरव्यू अच्छा, में we शादी get your हुई। point, we get your point। Come on। यासिर साहब, ये बताइए, आप रेहाम खान साहिबा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगली, उज़मा कारदार साहिबा कह रही है मैं तो FIR दर्ज कराऊंगी डेफेमेशन के ऊपर, इस किताब के ऊपर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, दिस इज एन एलिज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अच्छा, जब तक ये छपता नहीं है, तो मैंने बाबर तो अवान साहब कंफर्म कर रहे हैं, हाँ, और वो कर लें इस पे फाइल। आई वुड फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए, क्योंकि देखिए जब तक ये पब्लिश नहीं होगी तब तक इसका एक्शनेबल नहीं है। ये कहना कि इवेसिव डिनाइल है या रेहाम ने कहीं एक्सेप्ट या डिनाई नहीं किया इसको, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। असल बात ये है कि ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो PTI ने खुद रिलीज़ किया है, उसी में से बिट्स एंड पीसेस कर रहे हैं। जैसे कि आपके बैरिस्टर साहब जो थे राशिद असलम साहब लंदन से, वो फरमा रहे थे, ही वॉज वेरी राइट ऑन द पॉइंट, ऑन द मनी, व्हेन ही सेड कि ये जो आपका सारा का सारा इशू है, इन्होंने खुद अपना बिगाड़ लिया हुआ है मसला। देखें, वसीम अकरम की अगर कोई डेफेमेशन हुई है इस वक्त, तो वो PTI वालों ने की है, हमजा बासी ने की है, या जिन्होंने वो वाला लेटर था प्री एक्शन डेफेमेशन नोटिस, इट्स नॉट इवन अ नोटिस, पहला लेटर है वो, और वो लेटर एज सच एक्शनेबल नहीं है। नहीं, मगर मुझे ये बताइए कि आपने जो नोटिस भेजा है हमजा अली अब्बासी को, उसके अंदर आपने ये कहा है कि अगर हमजा अली अब्बासी ये प्रूव नहीं कर पाया कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 लाख पाउंड रेहाम खान साहिबा को दिए थे, तो उनके ऊपर भी एक डेफेमेशन का केस हो जाएगा, उनको कुछ पैसे अदा करने पड़ेंगे, और शायद साइबर क्राइम के हवाले से भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने हैक करके ये सारी ईमेल्स दी। देखिए, हमने उसमें जो ग्राउंड्स लिए हैं, हमने इंटीमेशन ऑफ लायबिलिटी नोटिस दिया है अंडर ये हमारा डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जो है, और पाकिस्तान पीनल कोड जो है, उसमें उन्होंने सर्टेन क्लेम्स किए हैं। वो क्लेम ये है कि क्लेम्स के अंदर कि शहबाज शरीफ ने 100,000 पाउंड्स दिए, विच इज़ पेटेंटली फॉल्स। कोई ऐसी आपने रिजेक्ट किया, हमने इसको रिजेक्ट किया। दूसरी बात उन्होंने की कि PMLN के साथ एहसन इकबाल साहब ने अरेंज कराई मीटिंग मरीम नवाज़ के साथ, ये भी एब्सोल्युटली फॉल्स है। तीसरी बात उन्होंने ये भी की है अपने एक शो के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ रेहाम काम कर रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इन सारी चीज़ों को हमने रिजेक्ट करते हुए हमने ये लीगल नोटिस भेजा है, और इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर भेजा है। अगर ये इसके ऊपर नहीं करते तो फिर हम इनके खिलाफ कानूनी चार्ज। अच्छा, अब जो साइबर क्राइम का इशू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसके अंदर 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि हम हैक करते हैं, हमारे पास हैकर्स का ग्रुप है, और हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारा मवाद मौजूद है, इसलिए आप बच के रहें। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हैकिंग, देखें, सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट अ क्राइम, ये भी एक ईमेल खुद प्रोड्यूस की हमजा अली अब्बासी ने। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि हैकिंग उनको इंडिपेंडेंट हैकर्स ने ये प्रोवाइड किया, और अब वो इसको आगे कर रहे हैं। मुझे बात मुख्तसर सी करें तो जो साइबर क्राइम्स रेगुलेशन है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल एक्शनेबल, बिल्कुल एक्शनेबल। अच्छा, ठीक है, इनकी गिरफ्त, काबिल गिरफ्त है ये। जी, निगहत दाद साहिबा, चूंकि आप साइबर इश्यूज को बहुत दफा देखती हैं, मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और माजी में साइबर क्राइम्स रेगुलेशन को हमने ज्यादा इतना होते हुए इफेक्टिव देखा नहीं है, तो आप इस मामले को कैसे देखती है? डू यू थिंक दैट
she can be prosecuted, Hamza Ali Basi can be prosecuted under cyber crimes regulation? देखिए जी, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो आया था उसमें कोई इतने ज़्यादा केसेस जो हैं उन पे केस लॉस सेट नहीं हुए अभी तक, लेकिन जो बातें ऑनलाइन नज़र आई हैं, जो इंटरेक्शन नज़र आया है हमजा अली अब्बासी की तरफ से, उसमें वो खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली हैक्ड जो है वो स्टफ हमारे पास है, जो कि ये जाहिर करता है कि एक गैर कानूनी जो एक्ट है वो उन्होंने या तो किया है या करवाया है या उनके साथ हैकर्स के साथ वो इन टच हैं, जो कि एक टोटल इलीगल एक एक्शन पीका में मेंशन है। तो ऑफ कोर्स ये एक इसको क्रिमिनलाइज किया गया है, और अगर रिहाम चाहें या उनके लॉयर्स जो हैं वो हमजा अली अब्बासी के खिलाफ और उनके इतराफ़ को, उनकी ट्वीट को इस्तेमाल करते हुए लीगल एक्शन ले सकते हैं। अच्छा उज़्मा, आपने जैसे कि सुना कि दोनों तरफ जो है डेफेमेशन केसेस हो गए हैं, मगर डेफेमेशन केसेस का पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये तारीख रही है कि ज़्यादातर डेफेमेशन केसेस जो है वो कंक्लूड नहीं हुए। तो ये बात कहाँ जाते हुए नजर आ रही है, और आप FIR किसके खिलाफ दर्ज करेंगी? जो बाबर अवान साहब आपको बात बता रहे हैं वो शायद सही नहीं बता रहे कि हतमी तौर पे तो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज ही नहीं हुई। देखिए जी, ये बाबर अवान को इतना लाइट नहीं ना दें, बड़े वो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लॉयर हैं, और अगर वो बात कहते हैं तो कोई तो उनके जहन में कोई चीज़ है तो उन्होंने कही है। असल में मुनीज़े ये सारा पॉलिटिकल जो है प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है, इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अच्छा। इन्होंने ये पहली दफा है कि एक ताकतवर का एहतसाब पाकिस्तान में हुआ, इनको अपनी मौत नजर आ रही है। अब इमरान खान के खिलाफ और तो इनको कुछ मिलता नहीं है, इमरान खान हैज ब्रॉट देम टू देयर नीज, तो इनको हमेशा से इन्होंने औरतें इस्तेमाल की हैं। जाहिर है जब इश्यूज पे कोई बात नहीं होती, जब और इनको कोई पॉइंट नहीं मिलता तो ये पर्सनालिटी और जातियात पे हमला करते हैं। कौन कौन तो इमरान खान जो इमरान खान के खिलाफ रेहाम खान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद भी इस्तेमाल हो रही हैं। पहले हमने देखा कि अताउल हक कासमी बैठे हुए साथ, 17 करोड़ उनको दिए गए किताब लिखने के लिए, फिर एफएडी अब्बासी के साथ उनकी तस्वीरें आई, फिर एहसन इकबाल की पूरी 2017 की सारी ईमेल्स है। पहले वो प्रूफ करें कि ईमेल्स गलत है। अच्छा उज़्मा इधर ही रुक जाए, चूंकि आप भी, मैं समझती हूँ कि आप भी काफी इनलाइटेंड खातून हैं जी। देखिए जी, इन्होंने कहते हैं औरतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये क्या सीता वाइट को हमने इस्तेमाल किया? पहले कैसे ना जाओ, लॉस एंजलिस कोर्ट में कौन गया? लॉस एंजलिस कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमने दिया, हमने दिलवाया। उन्होंने कहा है, उन्होंने सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, और उनको सर्टिफाइड सादिक और झगड़ा ना करें। अब आपकी बात, अब इन्होंने मुझे दे दिया है ना मौका, तो इसलिए आपको पता है कि जहां अपनी किताबें लेके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने पब्लिश करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पहले आप ये प्रूव करके बताएं। ओके, आई गेट योर पॉइंट उज़्मा, प्लीज इसका प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी प्रोग्राम। प्लीज एक वक्त पे एक बंदा बोले जी। पहली बात यह है जी, कहते हैं जी कि माफी, देखिए 35 पंक्चरों पर आपने माफी मांगी, इल्जाम लगाया, इमरान खान साहब ने माफी मांगी कि नहीं मैंने सियासी बात की। 2 साल माफी तो मांगी उन्होंने बात कहा कि माफी तो कोई नहीं मांगी। अच्छा ये कह दिया कि मैंने सियासी बात की, चलो खत्म हो गई, कोर्ट में कही कि ये ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात फिर आई, इन्होंने कहा जी ROs के इलेक्शन है, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उन्होंने कहा जी कि नहीं ये नहीं, उनके वकील ने भी यही कहा था। तीसरी बात उन्होंने कहा जी पूरे इलेक्शनों का ऑडिट करें, यही जो मौजूदा इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, यही उस जुडिशल कमीशन के सरबराह बने, उन्होंने इनके सारे इल्जाम गलत कर दिए। अब ये एक और बात लेके आ गए हैं जिसका वजूद नहीं है। मैं ये कहूँगा नहीं, मगर देखिए सिद्दीकुल फारूक साहब माफ करिएगा, जो एक्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं और मुझे नहीं मालूम कि हतमी तौर पे क्या ये वो किताब है कि नहीं है, मगर उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ की गई है, मरियम नवाज साहिबा की बहुत तारीफ की गई है। आपको ये पता नहीं है कि ये वो किताब है या नहीं है? आप तो ये कह रही हैं, सारी दुनिया कह रही है। किसी पब्लिशर ने अभी तक पब्लिश नहीं किया, ओनर ने कहा नहीं है मेरी किताब है। एक सो कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट सामने आता है, एक जो अपना ये जिसका नाम लेते, सुन ले, एक वो आदमी है जो PTI का आदमी है,
एक ऐसे चैनल का एंकर है जो एंकर भी जो चैनल भी जो है वो एजेंसी किसी का है, और उसके बाद वो लेके आता है, वो दावा वो कर रहा है, आथर नहीं मान रहा। नहीं, उसके मगर दावे की क्या हैसियत है? वो ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि जो साइबर क्राइम्स विंग है उसको जो एहसन इकबाल और रेहाम खान साहिबा के दरमियान जो ईमेल्स है उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप कर लेंगे, मुतालबा नहीं होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो 10 करें वो, लेकिन उसका कानूनी रास्ता होगा ना, कानूनी तरीका इख्तियार करें ना। मैं ये समझता हूं कि ये लोग अपने आप से डर रहे हैं, इन्हें खतरा है शायद इनकी मेरी छापे, इन्हें ये खतरा है कि ये किताब छपनी चाहिए कि नहीं, ये बताएं। किताब छापने ना छापने का फैसला किताब की ऑथर ने और पब्लिशर ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना। नहीं, वो तो कहने के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में किताब पहले जानी चाहिए। जाएगी किताब छपेगी तो जाएगी। देखें इस्लामी उसूल, इस्लाम का उसूल ये है कि अगर आपको इल्जाम लगाएंगे आप साबित करेंगे, वरना वो तोमत और बहतान होगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। यासिर साहब कानूनी नुक्ता क्या है? अरे साबित कोई पब्लिशर भी उनको इसीलिए नहीं ले रहा, साबित नहीं कर पा रही है कुछ। जी, आप यहाँ बैठ के दावे कर रही हैं। जी यासिर साहब देखें इसमें, और हकानी साहब इसीलिए जी हकानी साहब के हम तरफ आएंगे। यासिर साहब बात करिए अपना, हर गलत बात दुरुस्त होती है। अच्छा देखिए, अपनी बारी पे प्लीज बोले, इस तरह शो नहीं हो सकता। प्लीज देखें, जो जहाँ तक एहसन इकबाल साहब की ईमेल्स वाला ताल्लुक है, वो जो ईमेल्स ओरिजिनली हमजा अब्बासी ने की थी उसके भी स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। उसमें खाम और पाकिस्तान की स्पेलिंग्स जो थे वो गलत थे, उन्होंने वो डिलीट की, फिर दोबारा डाली, उसमें भी गलतियाँ थी। तो एक तो पहली बात ये है कि वो तो उनका अपना उसमें कॉन्डक्ट से पता क्लियर चल जाता है कि वो ईमेल्स फेक है। कह देना कि जी साइबर क्राइम्स FIA के साइबर क्राइम्स यूनिट इसको इन्वेस्टिगेट करे, मतलब है बिल्कुल एसेंशियली हम देखें इसमें लेट मी टेल यू, हमारी लीगल स्ट्रेटजी ये होगी कि हम तो खुद FIA को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा ये दिस आई वांट टू मेक वेरी क्लियर ऑन दिस। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वाली इन्होंने आज बात की है, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। उसकी वजह ये है कि देखिए, मैं तो ये 62 63 नाम, मुझे इसको शौक है इस लॉ का, ये ज़ियाउल हक का बनाया हुआ लॉ है। उसके अंदर एक ये भी है कि फ्लाउटिंग इस्लामिक इंजंक्शंस। नाउ पर्सनली मेरा इसके बारे में बिल्कुल डिफरेंट व्यू है, लेकिन ये कानून ना ये आइन में पार्लियामेंट पे है इस वक्त, आइन में इन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया, नून ने भी नहीं किया, और ये भी इमरान साहब भी जो है। अब मसला ये है कि चूंकि उसके अंदर फ्लाउटिंग ऑफ इस्लामिक इंजंक्शंस है, अगर अब ये इशू काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उनका पहले जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये जाए तो फिर उसमें आप देखें कि इट इज हेडेड बाय JUIF पर्सन। ये मसला इमरान खान के लिए अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो उनका काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसका जो हेड है वो JUIF का नुमाइंदा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ये इसके लिए है कि वो किसी भी कानून का जायजा ले कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। ये किताबों में किधर इस्लामी नजरियाती काउंसिल आ गई? मगर निगत दाद साहिबा, देखिए सवाल ये उठता है कि जिस तरह उज़बा साहिबा ने भी कहा, सदीकुल फारूक साहब ने भी कहा, और दोनों बड़े रिस्पेक्टफुल लोग हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि एक किताब के ऊपर बात हो रही है, मगर सारी खवातीन को PTI से और PMLN से ड्रैग किया जाता है। ये बार बार हमने देखा है इस मुल्क के अंदर, तो ये कल्चर फिर चेंज नहीं हुआ। जी आइन पे देखिए, अभी मैंने उज़्मा की भी बात सुनी, मैंने और ऑनलाइन भी हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो कल्चर मिसोजिनी का है और सेक्सिज्म का है और हरासमेंट का है, औरतों को ह्यूमन बींग्स तो लिया ही नहीं जा रहा ना। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर आप देख लें, हमारे माशरे का कल्चर देख लें, उनको तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसी तरीके से जो अभी उज़्मा ने भी बात की, मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि जब खवातीन ही खवातीन के बारे में बात करती हैं उनको टारगेट करने के लिए, तो ये कोई सही चीज़ नहीं है। फिर हम लोग जो 50% से ज़्यादा आबादी रिप्रेजेंट करते हैं इस मुल्क की, तो हम लोग कैसे ये मान लें कि हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में सही होगी जब वही इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी हमारी अपनी खवातीन जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं वो जाहिर करेंगी। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बड़ी अजीब सी बात ये लग रही है कि एक किताब जो अभी आई भी नहीं है और उसके ऊपर जो है वो इतना
इतने टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतनी ऑनलाइन लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और डेफामेशन, लेकिन जो हरासमेंट और मिसोजिनी का कल्चर है ना, ये बहुत जरूरी। देखिए मुझे बात करने दे फारूक साहब, आप लोगों ने अपना टाइम लिया तो बाकी लोगों को भी टाइम लेने दे। ये जो हरासमेंट का, ब्लैकमेलिंग का, रेप थ्रेट्स, ये जो गालियां देना है औरतों को, ये सिर्फ साइलेंस करने का तरीका, ये खामोश कराने के तरीके हैं, ये मेंटली अपसेट करने के तरीके हैं। साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है खासतौर पे औरतों पे जो इन ऑनलाइन स्पेसेस को इस्तेमाल करती हैं, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉलिटिकल दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहिए। इससे पहले कि मैं वक्फा लूं, उज़मा साहिबा आप कुछ कहना चाहेंगी इसके ऊपर? जी बिल्कुल, देखें मेरा जिक्र इस वक्त हुआ है, किताब उज़मा कारदार ने लिखी है, और क्या उज़मा कारदार ने ट्रैश किया है, बात की है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। क्या उज़मा कारदार ने, मेरी तो आज तक रेहाम खान से मुलाकात भी नहीं हुई है। अच्छा, और उसको मतलब मुझे आप ये बताएं कि उसको किसने हक दिया था कि वो मेरा जिक्र करे इस किताब में? मेरा क्या लेना देना था इस किताब के साथ? कि जब खवातीन एक दूसरे के ऊपर इस किस्म की तोहमतें लगाती हैं, और मैं तो उनसे सवाल कर रही हूँ ना। अच्छा, इस वक्त मेरी जात को उन्होंने टारगेट किया है। अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब एक शेयर पढ़ने की कोशिश करें इससे पहले कि वो इजाजत मेरे से लें। आप जल्दी से वक्फा लें, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। उस्मा कारदार नेक परवीन है, वक्फा लें। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने लगाया है कि इसके पीछे हुसैन हकानी साहब का भी हाथ हो सकता है, और हुसैन हकानी साहब जो है वो राइवेंट का एजेंडा लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हमने हुसैन हकानी साहब से कुछ ही देर पहले बात की। उन्होंने हमें बराह रास्त वॉशिंगटन से ज्वाइन किया, और मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका हाथ है इस किताब के अंदर, और वो कैसे रेहाम खान को लंदन में मिले। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सीधी सी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब की जो ज़बान है वो उनके जहन से ज़्यादा चलती है, वरना ये बड़ी अहमकाना बात है। मैंने 4 बड़ी संजीदा किताबें लिखी हैं। मेरी किताबों में बुनियादी इस्तदलाल यह है कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी का मुल्क है, 6ठी बड़ी फ़ौज इसके पास है, लेकिन ये तालीम में 123वें नंबर पे क्यों है। मैं इन मौज़ूआत पे बात करता हूँ। इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी और उनके अपनी साबका बीवी से क्या ताल्लुकात हैं, इन पर कुछ लिखना लिखाना ना मेरा काम है, ना मैं ऐसे किसी काम में शरीक हूँ। हाँ, रेहाम खान साहिबा मुझे लंदन में मिल गई थी। मैं वहाँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वो कॉन्फ्रेंस थी फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी की। उस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं टहलता हुआ जा रहा था नाइट्स ब्रिज के इलाके में, बूंदाबांदी हो रही थी। मैं हावी निकल्स, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट स्टोर है, उसमें दाखिल हुआ। वहां मुझे रेहाम खान साहिबा अपने बरखुरदार के साथ मिली। कोई भी पाकिस्तानी मुझे मिले, मुझे सलाम करे, मैं उसको सलाम करूं। तमीज़ से बात करना हमें आता है। फवाद चौधरी साहब भूल गए हैं, उनके ख़ानदान की रवायत भी इसी तरह तमीज़ से बात करना एक ज़माने में होती थी। वज़ादार ख़ानदान है वो। तो मैंने रेहाम खान साहिबा से बात कर ली, उसकी तस्वीरें 4 तरफ आ गई। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब को मेरा मशवरा यह है कि अगर उन्हें परेशानी है रेहाम खान साहिबा की किताब से, तो रेहाम खान साहिबा से बात करें, आखिर वो उनके शौहर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब को मेरा मशवरा यह है कि रेहाम खान साहिबा किसी ज़माने में आपकी मादरे मिल्लत या आपकी कौम की भाभी थी, उनसे बात करें। भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर हमजा अली अब्बासी साहब ने भी एक बयान दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि आपकी किताब और रेहाम खान साहिबा की किताब बड़ी मिलती जुलती है, इसलिए चूंकि आप पाकिस्तानी फौज को एक तरीके से कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और इसी वजह से हमजा अली अब्बासी साहब ने यकीनन मेरी कोई किताब नहीं पढ़ी, इसीलिए वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। उनको जो किसी ने टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए वो उन्होंने कह दिए। वैसे भी मतलब ये कि जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसमें लिखने पढ़ने का कोई ज़्यादा दखल नहीं है। उन्होंने ये भी फरमा दिया कि सिंधी और सराइकी जो हैं वो किताबें नहीं पढ़ते। रह गया सवाल ये कि मेरी किताब उनसे बहुत मिलती जुलती है। मुझे तो पता नहीं रेहाम खान साहिबा की किताब में क्या है, क्योंकि किताब अभी शाया नहीं हुई। और 22 मिनट 25 मिनट की मुलाकात में उन्होंने मुझे यकीनन अपनी पूरी किताब जो है वो पढ़ के नहीं सुनाई थी। आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि जो रेहाम खान साहिबा के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, आप कह रहे हैं एक्सीडेंटल मुलाकात थी, आप शेयर करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि उसको लेके बहुत सारी बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही है, कंस्पिरेसी की बात हो रही है, अगर आपको पीएमएलएन से जोड़ा जा रहा है। थोड़ा उन्होंने अपनी किताब का जिक्र किया कि मैंने किताब लिखी है, वो शाया होने वाली है। मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह आएगी तो देख लेंगे। फिर मैंने हंस के ये भी कहा कि इस किस्म की किताब में मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब को सीरियसली लेता नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। और
थोड़ा सा उन्होंने खदशात का इजहार किया कि उन पर बड़ी लानतान शुरू हुई हुई है, ये वो 22-25 मिनट में जो दो पाकिस्तानी समाजी तौर पे कहीं मिलें तो एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी कहानी भी सुनाएंगे। चलें, सदीकुल फारूक साहब, आपने उनकी बात सुन ली, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, मगर ये बताइए कि फवाद चौधरी साहब ने एक और मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए और बैन कर देना चाहिए किताब। पहली बात यह है कि मैं कारदार ख़ानदान की इज़्ज़त करता हूँ बावजूद, ठीक है, इन्हें को मिसलीड किया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या रेहाम खान इलेक्शन लड़ रही है कि वो वहाँ नामिनेशन पेपर जमा कराए, तो वो नामिनेशन पेपर जब जमा कराए तो उसके ख़िलाफ़ ये जाके ये इतराज़ दाखिल करें कि ये इसने ऐसी किताब लिखी है। इमरान खान साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं ना, हाँ। तो इमरान खान साहब के जो उस हल्के में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उन पे इतराज़ उठाएंगे। ये किताब जो है जिसका कोई वजूद, उन्हें वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, उन्हें वो बात बहुत नागवार गुजरी, न किताब का वजूद न कुछ चीज, और उस पर तूफान खड़ा कर रहे हैं। चले, मगर निगहदार साहिबा, क्या बात है, आप मुझे बताइए। मगर मैं ये सवाल कर रही हूँ निगहदार साहिबा, ये जो 62-63 है, मैं आपकी जानिब आती हूँ, ये जो 62-63 की बात उठी है, इसके ऊपर तो बहुत सारी बात हो सकती है, इसके ऊपर तो बहुत सारे इल्जामात लग सकते हैं। तो जिस तरह के ये इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उसके अंदर औरतों को तो घसीटा जाएगा। दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मतलब औरतों को हमेशा क्यों घसीटा जाता है, और कोई इनके पास मजबूत दलाइल नहीं है अपने आप का, अपना खुद का दिफा करने के लिए। और ये कोई एक सियासी पार्टी नहीं करती है, ये हमारी तमाम सियासी पार्टियों का ये कल्चर है कि जिसमें ये एक दूसरे की जो ख़वातीन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे ख़वातीन एक दूसरे को जो इनकी पार्टीज़ को सपोर्ट करती हो, वो इनको बीच में ख़वातीन की बॉडीज़ को और उनकी एक्टिविटीज़ को और उनके काम को और हर तरह की चीज़ों को सामने ला के वो घसीटते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो जिस तरह की किताब तो भी आई नहीं है, और वो एक पता नहीं मैन्युस्क्रिप्ट जो आया है वो कितने सच्चाई पे मबनी है, क्या चीज़ मौजूद है, और वो एक अभी फर्जी चीज़ है उस पे। लेकिन जो ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है वो नजर आ रही है, वो चीजें हो रही हैं और उस पे एक्शन लिया जा सकता है। किस किस्म का एक्शन? ऑनलाइन हरासमेंट नहीं है, किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है? देखें जी, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में ये प्रोविजंस मौजूद हैं जिसमें अगर स्टॉकिंग की जाए, किसी की मुसलसल तंग किया जाए, और ये ऑफलाइन स्टॉकिंग की नहीं, ऑनलाइन स्टॉकिंग की बात है, उस पे एक्शन लिया जा सकता है। उनके बारे में तो बहुत सारे जुमले कसे गए ना रेहाम खान साहिबा के खिलाफ, तो क्या वो भी एक्शन ले सकती हैं क्राइम्स जिस तरह के यासिर हमें बता रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं रेहाम की बात कर रही हूँ कि रेहाम एक्शन ले सकती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है ऑनलाइन। लेकिन जिसकी जो बात करें कि औरतों के खिलाफ जो है वो किताब में बात हुई, वो तो अभी आई नहीं है। अगर वो आएगी और वो पब्लिश होगी तो उस पे, हाँ जी उज़मा साहिबा, बात असल में ये है कि ये किताब आई नहीं। अब हमजा अब्बासी साहब ने इसको लीक किया, आपने कम से कम हमजा अब्बासी से ये पूछा कि इनको ये मवाद मिला कहाँ से? जी बिल्कुल, जिस बंदे के थ्रू ये मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करवा रही हैं उस बंदे ने ये लीक किया है और उसने ये सारा मवाद जो है वो ला के बाहर दिया है। एक मैं मुनीज़े प्लीज गिव मी एक मौका दें, जो हुसैन हक्कानी जी ने जो बात की है, देखें अगर आप रेहाम खान की ट्वीट्स को देखें तो जो तस्वीर इन्होंने हुसैन हक्कानी के हावी निकलस में थी उसको पीछे बैकग्राउंड में डाल के ट्वीट आगे ये दी थी कि अब के बाद इमरान खान और पीटीआई खत्म हो चुके हैं। यानी कि इनको क्या जरूरत थी कि पीछे वो हुसैन हक्कानी की तस्वीर दें और आगे ये ट्वीट करें। जरा सिर्फ मुझे ये बता दें कि उसकी और उसकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। वो तो अब मैं उनसे जब इंटरव्यू करूंगी ये सवाल मैं उनसे जरूर करूंगी, मगर सिर्फ मुझे ये बताइए उज़मा साहिबा, ये जो पूरा हर किसी की बेइज्जती हो रही है एक मैन्युस्क्रिप्ट से जो हमजा अब्बासी साहब ने लीक किया, कम से कम उनसे ये तो पूछें कि ये स्क्रिप्ट और ये मैन्युस्क्रिप्ट उनको किसने दी है? आप उनसे भी तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो मुझे उन्होंने जी मुझे उन्होंने यही बताया है कि जिसके थ्रू ये करवा रही है ना रेहाम खान, उस बंदे ने ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है लीक की है। कैसे? तो किसके थ्रू करा रही है? मुझे क्या पता, ये तो वो जाने और उनका काम जाने। और ये भी इल्जाम लगा है कि जो किताब इनकी है, ये भी इल्जाम लगा है उज़मा साहिबा कि हमजा अली अब्बासी साहब उनको थ्रेटन करते रहे, कई अरसे से थ्रेटन करते रहे।
तो वो तो हर एक को खुद भी थ्रेटन कर रही हैं, वो खुद भी कर रही हैं। मैं बर्बाद कर दूंगी मैं इमरान खान को, बर्बाद कर दूंगी मैं पीटीआई को, वो तो रोज खुद बैठ के थ्रेट कर रही हैं। यासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कोई थ्रेट्स, मेरी क्लाइंट ने कोई थ्रेट्स नहीं किए, वो उन्होंने सिर्फ अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये आप ट्वीट पढ़ें उनकी, चलें उनका रिस्पॉन्स सुन लेते हैं, उस पे आपकी बात भी सुन लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए कम से कम जब से सोशल मीडिया का दौर चला है, और उससे पहले बाकायदा तौर पे कई चीज़ें होती होंगी, PMLN की तरफ से भी होती होंगी। मैं हाँ जस्ट वेरी क्विकली, बात ये है कि जिस किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी और मिसोजिनिस्ट PTI के सपोर्टर्स और PTI की सोशल मीडिया टीम इस वक्त डाल रही है रिहाम के खिलाफ, ये एक्शनेबल भी है, काबिल गिरफ्त भी है, और इसके अलावा मॉरली बहुत साइबर क्राइम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आखिरी जहाँ तक हुसैन हक्कानी साहब का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि जो हुसैन हक्कानी साहब ने लेटर लिखा था जी जरदारी साहब के हवाले से, जी उसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे। ये हमारी रिलेशनशिप। बाद में उन्होंने इसके ऊपर ये भी कहा था कि मुझे अपने फैसले से मैं कोई अच्छा फैसला नहीं था, रिग्रेट भी किया था। मतलब कहने का ये है कि यानी इस हद तक अब तल्लुकात इस हद तक हैं। अच्छा, तो हम उनसे क्यों, पहली बात तो ये है हमें इससे मिलता क्या है, हम माओ बहनों वाले हैं और हम औरत की इज्जत करते हैं। और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, बैन करनी चाहिए किताब। इलेक्शन कमीशन का इस किताब के साथ किताब है ही नहीं, किसको बैन करेगा, हवा को बैन करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास सिर्फ वक्त इतना ही था। एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ, लास्ट वर्ड प्लीज, रियली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चाहे हमजा अली अब्बासी हो चाहे कोई और हो, प्लीज जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे